ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर और दूसरे राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। इस वक्त का सबसे जो ताजा अपडेट है, टीएमसी 206 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पर, असम में बीजेपी प्लस 82 सीटों पर, पुडुचेरी में बीजेपी प्लस 12 सीटों पर। लेकिन सबसे ज्यादा नजर है नंदीग्राम में क्या हो रहा है। नंदीग्राम में कांटे की टक्कर, T20 जैसा मुकाबला। बंगाल में टीएमसी 206, बीजेपी 83 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर नंदीग्राम पर। ठीक है, ये बड़ी खबर है। नंदीग्राम पर सबसे ज्यादा नजर है। आशुतोष, एक बार फिर से नंदीग्राम को लेकर ही सवाल। आखिरी राउंड की गिनती बची हुई है। 16 राउंड में कांटे की टक्कर, कभी 16 राउंड तक कभी ममता बनर्जी आगे, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे। अगर ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर होगा नंदीग्राम में, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर एक आक्षेप होगा। लेकिन इसके आधार पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में किसी तरीके का कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। ममता बनर्जी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता है। पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द लड़ा गया है, पूरी रणनीति उनके इर्द गिर्द बनाई गई है। तो नंदीग्राम में अगर वो हार भी जाती है, हालांकि मुझे लगता नहीं नंदीग्राम में वो हारेंगी, लेकिन वाकई में कंटेस्ट बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद भी अगर वो हार जाती है तो कोई ये सोचे कि वो पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा, मुझे समझ में नहीं आता, ना मुझे दिखाई पड़ता ऐसा कुछ। लेकिन हाल फिलहाल में कोई चुनाव ऐसा नजर आता है कि पार्टी इतने बड़े मार्जिन से जीतने जा रही हो, लेकिन पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता हो उसको लेकर सबसे ज्यादा पशुपेश की क्या होगा नंदीग्राम में? नहीं, मुझे बिल्कुल ऑफ एंड बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल अभी तक तो। ठीक है, निश्चित तौर पर राहुल देवी जी, यही सवाल आपसे, नंदीग्राम में क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि नंदीग्राम एक चीज तो बहुत साफ बता रहा है कि स्थानीयता का कितना महत्व है हमारी राजनीति में। राजनीति चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, लेकिन चुनाव क्षेत्र और उसमें किसकी कितनी गहरी पकड़ है, जकड़ है, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें नंदीग्राम बता रहा है। तो अपनी सारी ताकत के बावजूद, इतने ज्यादा अपने जो बहुत जबरदस्त जीत हासिल की है ममता बनर्जी ने पूरे प्रदेश में, उसके बावजूद अगर वहां पर वो पिछड़ती दिख रही हैं और ये संभावना दिख रही है कि वो हार भी सकती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ये बात सही है जो आशुतोष कह रहे हैं कि उससे जो बड़ी तस्वीर है बंगाल की, उस पर अंतर कोई नहीं पड़ने वाला है, ना उनके ममता के अपने महत्व पर कोई, उनकी केंद्रीयता पर महत्व पड़ने वाला है। लेकिन जो इससे उभर के बात आ रही है वो मैं इसको यूं देखता हूं कि स्थानीयता का महत्व, स्थानीय ताकतों और स्थानीय नेताओं का, नेतृत्व का जो महत्व है, वो एक बार नंदीग्राम फिर से साबित कर रहा है कि एक आदमी अपनी निजी पकड़ से एक चुनाव क्षेत्र में बड़े से बड़े नेता को टक्कर दे सकता है और जीत सकता है। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। ठीक है, धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आप तो नंदीग्राम गए, पूरे चुनाव कवरेज में आप कई बार नंदीग्राम गए। आपको लगा था कि ऐसा कांटे की टक्कर होगी कि आखिरी राउंड तक तस्वीर साफ नहीं होगी कि कौन जीतने जा रहा है? देखिए, वहाँ साफ तौर पर जब लग रहा था कि बहुत ही टफ मुकाबला है। ममता बनर्जी जब वहाँ पहुँची थी, उन्होंने पहले ही दिन इस तरह के संकेत दे दिए थे कि उनको मालूम है ये मुकाबला बहुत टफ है। इसीलिए आप देखेंगे वहाँ कई नए किस्म के प्रयोग टीएमसी ने किए हैं। एक के बाद एक ममता बनर्जी चंडी पाठ किया, मंदिरों के भ्रमण किए, तमाम लोगों को ढूंढा। लेकिन जिस तरह से हम शुभेंदु अधिकारी को देख रहे थे, उनकी पकड़ है, उस परिवार की पकड़ है, क्योंकि तामलुक और कांती दोनों लोकसभा सीट के बीच में अगर आप उसको गौर करते हैं तो वहाँ उनका परिवार बहुत ताकतवर परिवार है। एक तरफ उनके पिता सांसद है, दूसरी तरफ उनके भाई सांसद हैं। वो वहाँ नंदीग्राम से विधायक थे और उनके भाई एक म्यूनिसिपैलिटी के वो चेयरमैन थे। तो लिहाजा उस पूरी चीज़ में लग रहा था कि वो एक एक नब्ज को जानते हैं। ममता बनर्जी जिस गली जाती, मैं आपको रोकता हूं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी फिर आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 6 वोटों से आगे हैं। 16 राउंड की जो गिनती हुई है, आखिरी राउंड की गिनती अभी बाकी है। ये दिलचस्प, और मुझे लगता है कि इस तरीके का चुनाव, आप कई जगहों पर धीरेन्द्र गए, लेकिन इस तरीके का चुनाव 6 वोट से एक उम्मीदवार आगे जो राज्य की सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ। देखिए,
एक चुनाव इस तरह का याद आता है, सीपी जोशी साहब का चुनाव राजस्थान में, वो याद होगा कितने वोट से वो, राहुल सर को भी मालूम होगा उसमें कितनी वोट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, लेकिन इसी तरह का चुनाव वो भी बड़ा एक टफ चुनाव था। लेकिन यहाँ जिस तरह का पूरा एक मुकाबला, जी जी, मैं यही कहना चाह रहा कि वो इससे एक वोट शायद थी सर, एक वोट से शायद हारे। जी जी, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ रहा है कि उस लेकिन वक्त मुझे ये मानना है, मेरा कहना यह है कि इस तरह का, जी मैं यही कहना चाह रहा कि वो एक हम लोगों को याद आता है कि इतना क्लोज कॉन्टेक्स्ट एक वो रहा था। लेकिन यहाँ एक दूसरा कारण है, ममता बनर्जी यहाँ पूरे अकेले कंधे पर पूरी टीएमसी को ढो रही थी, उसके अलावा कोई नेता उनके पास नहीं था, वही एकमात्र वो थी। और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले बीजेपी के लीडरशिप थी। यहाँ हम लोग ये जरूर कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का वो है, और शुभेंदु अधिकारी को हम बहुत बड़ा एक लोकल फैक्टर जरूर मान रहे हैं, लेकिन अगर उस सीट पर गौर करें तो वहां भी 6 लाख वोट मिले थे जब 1 लाख से शिशिर अधिकारी जीते थे टीएमसी की तरफ से। उससे पहले भी लगातार, अगर मैं ये कहूं कि वहां भी मोदी और ममता के बीच में ही मुकाबला था। शुभेंदु चूंकि वोट को, बूथ को मैनेज कर सकते थे कि जो वोटर्स उनके पास है उसको कैसे ले जाया जा सके, इसीलिए मुझे लगता है ये टफ मुकाबला था। और वो एक अकेली सीट हम लोगों को लग रही थी कि वहां ममता बनर्जी चुनाव हार भी सकती हैं। ये उस समय भी लग रहा था, जब जिस दिन वोटिंग खत्म हुआ उस दिन भी ये लग रहा था कि वहां मुकाबला बहुत टक्कर का और मुख्यमंत्री हार भी सकती है। ज्यादातर लोगों का यही आकलन उस वक्त था। अभी तो जिस तरह से पलट कर चुनावी नतीजे आए हैं, उन लोगों से, जिन लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, टीएमसी के अधिकारी और टीएमसी के जो लोग थे, मुझे लगता है कि उनको भी 200 इस तरह पे पार जाने का यकीन नहीं था। क्योंकि हम लोगों से खुद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी उनसे लगातार बात होती थी। जब लोग आप फील्ड में होते हैं तो आप रोज हर चुनाव फेज के बाद आकलन जरूर लेकिन एक चीज धीरेन्द्र, आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं क्योंकि चर्चा नंदीग्राम पर चल रही है, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है, 6 वोट से आगे हैं। सेकंड जो लास्ट राउंड है उसमें शुभेंदु अधिकारी, आप नंदीग्राम में गए, नंदीग्राम में आपने महसूस किया, क्या लोगों से आपने बातचीत की ममता बनर्जी के इस दांव को कि वो भवानीपुर सीट छोड़कर वो नंदीग्राम आ रही है चुनाव लड़ने के लिए? शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले जो कभी एक साथ थे, कभी वहीं से आंदोलन शुरू हुआ था, लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को कैसे लिया? देखिए, इस समय जो वोट है वो आपको साफ दिख रहा है कि डिवाइडेड वोट था, क्लैरिटी के साथ वोट पड़ा है, वहां कोई असमंजस नहीं था। तो जो लोग वहां भवानीपुर का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया था, अपनी रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जब वो शिव मंदिर से बाहर निकलकर पहली रैली हुई थी उसमें उन्होंने कहा था वो चाहती तो भवानीपुर से चुनाव लड़ती और आसानी से 25,000 वोटों से वो बिना जाए वहां जीत जाती। लेकिन यहाँ वो है ताकि लोगों के साथ उनका रिश्ता रहा और ये उनका घर घर संग्राम, नंदीग्राम नंदीग्राम, मेरा नाम तेरा नाम, नंदीग्राम नंदीग्राम, उस तरह के नारों को उन्होंने याद दिलाया था। वो कोशिश कर रही थी ये लोगों के साथ रिश्ता रखने की और वो इस बात की तरफ इशारा, वो समझ रही थी कि ये मुकाबला कड़ा है, लेकिन जिस तरह की उनकी छवि है, लड़कर जीतने की छवि है, हमेशा अंदर घुसकर चक्रव्यूह के उसको तोड़ देने की छवि लगातार उनकी है, लगातार, और वही उनके समर्थकों के लिए सबसे बड़ी उनकी पूंजी भी है। तो इसी के चलते वो वहां तक आई थी और लगभग उन्होंने बाकी तमाम राज्य की सीटों पर तो उसको तोड़ ही दिया है जैसा दिख रहा है। और वहां भी वो इतनी जरूर आई क्योंकि उस समय तक जब वोटिंग हो गई थी राकेश, उस समय लग रहा था कि लगभग 10,000 के वोटों से जो शुभेंदु है वो जीत रहे हैं। जो वहां लोकल के लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये कर रहे थे, लगभग 5 से 10,000 के बीच का अंतर बता रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी जितनी ताकत से उनको पकड़ रही है, तो लगता है कि जो उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था बीजेपी ने उनको घेरने का, उससे भी वो तोड़ने में निकलती हुई दिख रही है। अभी 7वां दरवाजा है, अब देखते हैं कि कुछ ही देर बाद जब ये फाइनल होगा कि हाँ वो अभिमन्यु या अर्जुन बनकर निकलती है, क्योंकि पूरे राज्य में वो अर्जुन बन चुकी हैं। ये एक आखिरी दरवाजा है जो मुझे लगता है कि इसको तोड़ना है। लेकिन ये दिलचस्प है आशुतोष जी, ऐसे मुकाबले तो आजकल आईपीएल में भी खैर नहीं होते हैं कि इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाए। मतलब 6 वोट से सेकंड लास्ट राउंड में शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, लेकिन नाको चने चबाना पड़ा नंदीग्राम की इस फाइट में। ममता बनर्जी को शायद इस बात का एहसास था कि शुभेंदु अधिकारी की पकड़, अधिकारी परिवार की पकड़ उस पूरे इलाके में कितनी मजबूत है। 3-4 दिनों तक लगातार कैंप किया था बिना किसी जगह पर गए ममता बनर्जी ने, जब वहां पर वोटिंग थी तो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मुझे लगता है कि जो बात अभी राहुल जी ने कही है, राहुल जी ने बिल्कुल सही बात की है, कही कि जो लोकल फील्ड होता है, जो लोकल स्थानीयता होती है, वहाँ के अपनी केमिस्ट्री होती है, उसका अपना अरिथमेटिक होता है,
और जिस लेवल का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण कराने की कोशिश वहां पे की गई है, मतलब कुछ जो मुस्लिम इलाके थे उनको साफ तौर पर कहा गया ये तो पाकिस्तानी इलाके हैं, यहाँ तो पाकिस्तान के लोग रहते हैं, अगर ये जीत जाएंगे तो इन्हीं का कब्जा हो जाएगा, यहाँ तो औरंगजेब का शासन आने वाला है, यहाँ पे तो बाबर का शासन आने वाला। मतलब मैं तो हैरान था इस बात को देखते हुए कि ये वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले तक ममता बनर्जी के साथ थे, सेकुलर पॉलिटिक्स की बात क्या करते थे और न जाने किस किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। अचानक उस आदमी का कायांतरण हो जाता है, और कायांतरण होना इस कदर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से ज्यादा उनकी जुबान जो है वो खतरनाक हो जाती है। उस भाषा का वो ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि लगता है कि वो बचपन से उस भाषा में रचे बसे हो। तो ये जो प्रयोग है, या खासतौर पर आप हेमंत बिस्वा शर्मा को भी देखिए, वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तरुण गोगोई ने उनको एक तरीके से राजनीति के अंदर अप्रेंटिसशिप दी है, उनको आगे बढ़ाया, और उनकी भी भाषा देख लीजिए। तो ये भारतीय राजनीति का एक दूसरा चेहरा भी नजर आता है कि यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो करियरिस्ट हैं, जो विशुद्ध तौर पर करियर बनाने के लिए आए हैं। उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, उनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है, उनके लिए तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो शुभेंदु अधिकारी का कायांतरण अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन ममता बनर्जी के लिए वहां से जीतना उतना ही मुश्किल इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां का वोटर पूरी तरीके से दो खेमों में बटा हुआ है। अब अगर ममता को अगर महिला वोटरों का अगर साथ मिला तो जीतेंगी, हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि वो जीतेंगी वहां से। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी राहुल जी आपकी भी, क्योंकि ये नंदीग्राम की चुनावी संग्राम है, वहीं की ये चुनावी लड़ाई है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र तक बताना पड़ा, चंडी पाठ करना पड़ा, सप्तशती पाठ करना पड़ा, बार बार उन्होंने नंदीग्राम में ये किया, करना पड़ा उनको, क्योंकि वहां पे ध्रुवीकरण जिस तरह का शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया था उसमें और कोई चारा था नहीं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको महिला वोटों का फायदा शायद इन हरकतों से ममता को वहां पर कुछ हुआ हो। और बिल्कुल साफ साफ हिंदू मुसलमान था, एक ब्लॉक हिंदू और एक मुसलमानों का ब्लॉक था। मुसलमानों का वोट तो निश्चित रूप से पूरी तरह उनको गया होगा, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं की ताकत, स्थानीय एक राजवंश जैसा जो अधिकारी परिवार है उसकी अपनी ताकत, स्थानीयता की ताकत, उसके आगे एक झटके में मैं कहूंगा कि ममता ने वहां जाने का फैसला शुभेंदु अधिकारी की चुनौती के जवाब में किया था। वो एक भावनात्मक फैसला था, तो कोई बहुत पहले से सोचा समझा हुआ चुनाव क्षेत्र उनके लिए नहीं था। तो उन्होंने एक जोखिम लिया था और उस जोखिम के लिए उनको वहां पर बहुत लड़ाई करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है, वो अब भी कर रहे हैं। जी ठीक है, एक बार फिर से श्री प्रपंच का रुख कर लेते हैं फील्ड पर। श्री प्रपंच बताइए, क्या अपडेट जानकारी आपके पास कोई नहीं? सर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट एडीएमके और डीएमके के बीच में अगर लास्ट टाइम की बात की जाए कि 2016 में सिर्फ 1.1% का एक डिफरेंस देखने को मिला था वोट शेयर में, तो आप देख सकते हैं कि डीएमके इस बार कंफर्टेबली आ रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि स्टालिन एक सीएम कैंडिडेट के रूप में उभर के आ चुके हैं ऑलमोस्ट। मगर दूसरी बात ये भी देखना है कि एडप्पाडी पळनिसामी जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वे इनफैक्ट एक अच्छे एडीएमके के लीडर के तौर पर उभर के आए हैं, क्योंकि साथ साथ अगर देखा जाए तो एडीएमके में कई सारा फैक्शंस था, ओपीएस का फैक्शन था, ईपीएस का फैक्शन था, साथ ही साथ टीटीवी दिनकरन को बाहर निकाला गया था, उनका एक फैक्शन था जो शशिकला के सपोर्ट में पहले थे। तो आप देख सकते हैं कि शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनकरन इनफैक्ट बहुत ही ट्रेल कर रहे हैं वहाँ पे। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि कडंबूर राजू के साथ वे उतना मार्जिन नहीं रखते, करीब 7-8 हज़ार का मार्जिन वहाँ पे है कोविलपट्टी में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो पन्नीरसेल्वम के साथ जो वहाँ पे लड़ रहे हैं वे हम कह सकते हैं कि तंग तमिलचेल्वन है। तंग तमिलचेल्वन उनका मार्जिन अगर देखा जाए तो 100-200 के बीच में आगे पीछे हो रहा है सुबह से। एक बार एक राउंड में अगर तंग तमिलचेल्वन जीतते हैं तो दूसरी ओर बोडी नायकनूर में फिर से वो पन्नीरसेल्वम जीत रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि वो पन्नीरसेल्वम को उतना मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टीटीवी दिनकरन और वो पन्नीरसेल्वम कंफर्टेबली वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं है। सिर्फ एडप्पाडी पळनिसामी इनफैक्ट एक अच्छी जीत रहा है जहाँ पे उनका मार्जिन लगभग 40,000 का मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीएम के कैंडिडेट के रूप में ही एडप्पाडी पळनिसामी को प्रोजेक्ट किया था। एडीएमके के लीडर्स और एडीएमके के कैडर्स ने ईपीएस को माना था और उन्हीं की वो जीत देखी जा रही है कि एडीएमके के एक लीडर के तौर पर, जयललिता के बाद एक लीडर के तौर पर एडप्पाडी पळनिसामी को लोगों ने इनफैक्ट एडीएमके कैडर्स ने स्वीकार किया है, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। दूसरी ओर अगर स्टालिन को देखा जा सकता है तो यहाँ पे उनको एक मास अपील के साथ साथ देखा जा रहा है। सीएम के कैंडिडेट के तौर पर उनको खड़ा किया था, सीएम ऑलमोस्ट बन चुके हैं क्योंकि उनको अच्छी लीड मिली है।
तो ये एक दो आइकॉनिक फैक्शंस के बीच में लड़ाई हो रही थी और इस आइकॉनिक फैक्शन में दोनों की जीत हुई है। एक डीएमके के कि वो इनफैक्ट सीएम कैंडिडेट हैं और सीएम बन सकते हैं, दूसरी एडप्पाडी पळनिसामी की वो एक मास लीडर के तौर पर एडप्पाडी पळनिसामी उभर कर आए हैं। तो इनफैक्ट देख सकते हैं कि डीएमके की अपनी एक जीत है तो एडीएमके में एडप्पाडी पळनिसामी की एक जीत है। यहाँ पे अब उनका हाथ ऊंचा हो सकता है। एडप्पाडी पळनिसामी का बात अब आगे के पार्टी कार्डर्स और आगे आड़ी लीडर्स मानेंगे तो उनका पार्टी के अंदर दबदबा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों की साइड में ये एक जीत देखी जा सकती है। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं पश्चिम बंगाल के अलावा असम का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, जो असम की तस्वीर सामने आ रही है, असम में बीजेपी ने रिपीट कर लिया है। अब सवाल तो ये उठेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन। पिछली बार के चुनावों में लगातार सर्बानंद सोनोवाल की चर्चा हुई। इस बार मैं असम भी गया था, 10-12 दिनों में लगातार असम के अलग अलग इलाकों में गया। मैंने बीजेपी नेताओं से सवाल भी पूछा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा, सर्बानंद सोनोवाल होंगे क्या? सीधे तौर पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं और बिल्कुल उसी तरीके के नेता हैं जिस तरीके के अमित शाह हैं। एक तरीके से कह सकते हैं उनके प्रोतिजी के तरीके काम करते हैं। और यह ध्यान देना होगा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को यह लग रहा था कि जब तरुण गोगोई वहां के मुख्यमंत्री थे तो तरुण गोगोई ने अपने बाद अपने बेटे को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी से मुलाकात करके उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई, तो पार्टी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस बार उन्होंने जिस तरीके की मेहनत की है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में रखी है, तो जाहिर सी बात है वो एक क्लेम करेंगे कि मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कह सकते हैं, 5 साल मैंने सरकार चलाई और अगर सरकार वापस लौटती है तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ना कि किसी और को मिलना चाहिए। पहाड़ तो ये एक जिसे कहते हैं पहली है जिसको या तो अमित शाह सुलझा सकते हैं या फिर जो है वो मोदी जी सुलझा सकते हैं। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि सोनोवाल ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा नहीं है, वो ये है कि किसी दूसरी पार्टी से आए हुए आदमी को वो इतनी की पोजीशन पर फिलहाल नहीं बैठाते हैं। कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। अगर सोनोवाल उनसे ज्यादा पुराने, हालांकि वो भी असम गण परिषद से आए हैं, लेकिन उनकी जो उपस्थिति है भारतीय जनता पार्टी में काफी पुरानी है, तो ऐसे में उनका क्लेम अभी भी मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह ये तय करते हैं कि नहीं, बाहर से आए हुए आदमी हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाना है, तो बात बिल्कुल अलग होगी। ठीक है राहुल जी, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? क्योंकि कुछ तो पहली रही होगी कि जब ये सवाल किया जाए कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, पिछली बार डिक्लेयर था, इस बार डिक्लेयर नहीं, सवाल का सीधे से जवाब नहीं, तो कुछ तो पहली रही होगी। देखिए, एक बात साफ है कि असम में जो अप्रत्याशित बढ़त मिली है इतने वर्षों की मेहनत के बाद बीजेपी को, उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का सबसे बड़ा हाथ है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। उनकी अपनी जो पकड़ है, उनकी अपनी रणनीतियां और उनकी जो कह लें कि वो बिल्कुल चाणक्य जैसी बुद्धि रखने वाले माने जाते हैं। अमित शाह से उनकी बराबरी या तुलना की जा सकती है। तो और उनकी महत्वाकांक्षा, तो इन दोनों को देखते हुए, उनका योगदान और उनकी महत्वाकांक्षा देखते हुए, उनको अब दबा कर रखना आसान नहीं होगा पार्टी के लिए। आमतौर पर जब केंद्र में भी सत्तारूढ़ पार्टी हो तो उसके साथ में एक विकल्प रहता है कि एक व्यक्ति को वहां पर स्थापित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, दूसरे को केंद्र में मंत्री बनाकर ले आया जाए। मुझे लगता है कि ये बीजेपी कर सकती है इन दोनों में से किसी एक के साथ, लेकिन उसको अब कुछ बड़ा देकर ही हेमंत बिस्वा शर्मा को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो अब ये आकलन उसका है कि वो कहां पर ज्यादा उपयोगी हैं और कहां क्या न मिलने से वो नुकसान भी कर सकते हैं। ये आकलन अब बीजेपी को आंतरिक रूप से करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल पर रुख कर लेते हैं। और आशुतोष, जो कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं जो दल बदल कर आए चुनाव से पहले, वो नाकामयाब हो रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या लोगों ने यह समझा कि ये टीएमसी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, इसलिए ऐसे नेताओं को वोट देने का क्या फायदा जो पहले टीएमसी में थे अब चले गए? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर किया था। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके समेत बहुत सारे नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था चुनाव के ठीक पहले। और भारतीय जनता पार्टी लगभग हर चुनाव में इस तरीके का प्रयोग करती है। लेकिन इतना प्रयोग करने के बाद, बाहर कितने नेताओं को लाने के बाद भी अगर आप 83 सीटों पर सिमट जाते हैं और सत्ता का दावा करते हैं, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब भी कोई बाहर का आदमी दूसरी पार्टी में आता है
तो उसकी वजह से जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 20 साल से जो महत्वाकांक्षा पाले हुए थे कि एक दिन मेरा भी मौका आएगा, मैं भी एमएलए का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी एमपी बनूंगा, मैं भी मंत्री बनूंगा, तो वो उससे नाराजगी भी इंटरनली काफी फैलती है। तो मुझे लगता है इस बारे में पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या ये वाकई में सही रणनीति है, क्या इसका वाकई में डिविडेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि जब पार्टी की सत्ता एक बहुत ही मजबूत नेता के हाथ में होती है, तब ज्यादा विद्रोह की संभावना कम होती है। लेकिन राहुल जी ने जो बात अभी कही है असम को लेके, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक दिक्कत यह है कि अगर वो हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत ही मजबूत नेता है, लेकिन अभी तक की जो मोदी जी की स्ट्रेटेजी रही है वो राज्य की सत्ता किसी बहुत मजबूत नेता के हाथ में उन्होंने सौंपी नहीं है, बल्कि मजबूत नेताओं को उन्होंने किनारे लगाया है। तो ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस नियम को मोदी और अमित शाह की जोड़ी तोड़ती है या नहीं तोड़ती है। ठीक है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन राहुल जी, पश्चिम बंगाल में जितने नेताओं की एंट्री कराई गई और ये तक खुले तौर पर कह दिया गया था, अमित शाह ने भी कह दिया था कि चुनाव होने तक कौन रहेगा टीएमसी के पास, नहीं रहेगा, आधे से ज्यादा टीएमसी साफ हो जाएगी। तो एक अंदर खाने में नाराजगी, जो आपका थोड़ा बहुत वहां पर जो कैडर था या जो आपके लोग थे जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे, उनके अंदर नाराजगी भी एक वजह हो सकती है इन नतीजों के पीछे। अच्छे वोट से हो सकती है। मुझे लगता है कि उस समय जो एक तरह की भगदड़ सी मचाने में कामयाब हुई थी बीजेपी टीएमसी के कुछ नेताओं में, जो भागकर यहाँ ले आए थे, जिनको ले आई थी, उसने बीजेपी का एक माहौल बनाने में बहुत बड़ी मदद की। और उसके कि वो जीतने वाली पार्टी है और टीएमसी के नेता छोड़कर भाग रहे हैं, बड़ी संख्या में भाग रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन नेताओं को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ये भी दिख रहा है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चिंतन का बिंदु होगा कि वो अपनी अगला विस्तार किनके आधार पर करेगी, किनके कंधों पर करेगी। वो उसको अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को, अपने स्वतंत्र कार्यकर्ताओं को विकसित करना होगा, या वो उधार लिए हुए नेताओं से और उधार लिए हुए काडर से आगे बढ़ने की और सत्ता पर कब्जा करने की आशा रखती है। ये अब एक बड़ा फैसला करना है और इसके लिए अब उनके पास समय है 5 साल का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो ये कर पाएंगे। धीरेन्द्र, यही सवाल आपसे, आप पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे समय से हैं, आपने महसूस क्या किया? लोगों में नाराजगी थी, वोटर्स भी इस बात को लेकर सवाल तो कर रहे थे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, टीएमसी को या बीजेपी को? बीजेपी का कोई अपना नेता नहीं, टीएमसी के लोग आ गए बीजेपी में, तो इससे परिवर्तन क्या होगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, अब चूंकि चुनाव खत्म हो ही रहा है बीजेपी के लिए, अब ये बिल्कुल 83 यानी 2019 के जिस रिजल्ट से इनका आकलन नापा जा रहा था, उससे भी पीछे हटती हुई दिखाई दी है और काफ़ी पीछे, काफ़ी नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो जिस समय आप बिना उन नेताओं के लड़ रहे थे, तब आपका काडर पूरी तरह आपके साथ और आपके लिए लड़ रहा था। उस वक्त जब लोग बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़े थे। अब जब आप सत्ता के करीब आ रहे थे, तब बाहर से आए हुए इन नेताओं की वजह से, आपको याद होगा जब टिकट वितरण हुआ था तो कई जगह पर कार्यालय पे धरने दिए गए, तोड़फोड़ हुई, अलग अलग जगह पर तोड़ हुई, और वो खासतौर से पुरुलिया, बाकुंडा और इस तरह के इलाकों में जहां की बीजेपी एक तरफ स्वीप करने की तरफ थी, यानी नॉर्थ बंगाल की तरफ। उसके बाद जब नए नेताओं का आना शुरू हुआ तो उस पर काफी अंदर पार्टी के अंदर लड़ाई शुरू हुई और ये भी कहा गया कि ये बी टीम बन रही है, टीएमसी की बी टीम के तौर पर उसको कहा गया। हालांकि हम लोगों ने जैसे कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, मैं इसके पर्सनल एक रैली का अनुभव बता देता हूं। जब मैंने उन महिलाओं से पूछा कि क्या ये लोग जो लोग आए हैं वो लोग हैं जिन्होंने कभी टीएमसी के लोगों की तरफ से बीजेपी पर हमले किए थे या बीजेपी के लोगों को संतरास किया था, तो उनका जवाब था कि हम सिर्फ कमल का मोहर देख रहे हैं, कमल का फूल देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैसेज ज्यादा अंदर तक गया है और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे आप जितेंद्र तिवारी वाले मसले में देख लीजिए, जहां काफी विरोध था, जो सबके सामने आया, जिसमें उनका आना रुका, फिर उसके बावजूद आए। तो मुझे लगता है कि जो रणनीति कागज पर बैठकर बनाई गई थी और उसको ये माना गया कि हम इसी तरह से प्रिंट कर देंगे, जैसा अक्सर हम लोग ट्रेस पेपर पे क्या करते थे, वो मुझे लगता है पूरी तरह से उतरा नहीं। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है। धीरेन्द्र, आपके पास मैं लौटकर आता हूं, जल्द वापस लौटते हैं और लगातार जो बड़ी कवरेज है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी को लेकर, वो लगातार वहां के नतीजों को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।